भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। વટપણથી જાય છે તમે. गुजरात के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सी.आर. पाटिल, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण અને અમદાવાદના અમારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે તો તમે રંગ રાખ્યો છે હો. ઘણીવાર વિચાર આવે કે એવું કેવું નસીબ હશે કે આ લાખો લોકોનો પ્રેમ, એમના આશીર્વાદ હું આપ સૌનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. देखिए उधर छोटा नरेंद्र कोई खड़ा हो गया है. साथियों, इस समय देश भर में गणेश उत्सव का एक अद्भुत उत्साह है. गणपति बापा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्री गणेश हुआ है. ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है. मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है.
मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। આપણા ગુજરાતે તો અને અમદાવાદે બધા જૂના કેવા દિવસો જોયા છે, જ્યારે હુલ્લડબાજો, ચક્કા ચલાવનારાઓ પતંગમાં લડાઈ કરીને લોકોને ઢાળી દે, કર્ફ્યુમાં જીવન ગુજારવું પડે, વાર તહેવારે અમદાવાદની ધરતી રક્ત રંજીત થઈ જતી હતી। आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। बावीस मिनिट में બધું સફાચટ કરી નાખ્યું। અને સેંકડો કિલોમીટર અંદર જઈને નક્કી કરેલા નિશાન પર જ વાર કરીને આતંકવાદની નાભી પર હુમલો કર્યો આપણે।
ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। साथियों, चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। साठ 65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। અને આપણા ગુજરાતમાં તો પશુપાલકો એટલી બધી સંખ્યામાં છે અને આપણા ડેરી સેક્ટરની તાકાત જુઓ ને। હું આજે જ હમણાં ફિજીના પ્રધાનમંત્રી સાથે મીટિંગ કરીને આવી રહ્યો છું। એ પણ આપણા ડેરી સેક્ટરને, આપણી કોઓપરેટિવ મૂવમેન્ટને ખૂબ આદરપૂર્વક વર્ણન કરીને કહેતા હતા કે મારા દેશમાં પણ કંઈક આવું થાય। સાથીઓ, આપણા પશુપાલકોએ અને પશુપાલનમાં તો ગુજરાતમાં બહેનોનું સૌથી મોટું યોગદાન હોય છે। આ બહેનોએ પશુપાલન કરીને આપણા ડેરી સેક્ટરને મજબૂત બનાવ્યું, આત્મનિર્ભર બનાવ્યું અને આજે ચારે તરફ એના જયગાન ચાલી રહ્યા છે। लेकिन साथियों,
आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। आज की नौजवान पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखे हैं जब यहां आए दिन कर्फ्यू लगा रहते थे। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल कर दिया जाता था, अशांति का माहौल बनाए रखा जाता था। लेकिन आज अहमदाबाद देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है और ये आप सभी ने करके दिखाया है। साथियों, गुजरात में शांति और सुरक्षा का जो ये वातावरण बना है, इसके सुखद परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। તમને ખબર હશે, તમારામાંથી જે વડીલ ભાઈ બહેનો હશે, જ્યારે ગુજરાતને અલગ થવાનું એક આંદોલન ચાલતું હતું, મહાગુજરાત આંદોલન, ત્યારે અનેક લોકો આપણને કહે કે તમારા ગુજરાત જુદું કરીને શું કરશો, ભૂખે મરશો, એવું કે તમારી પાસે છે શું? न कोई खनिज છે, न 12 બહુ નદીઓ છે, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે છે, ન ખાણ ખનીજ હોય, ન કોઈ એવા ઉદ્યોગ ધંધા હોય, ખેતી ના હોય અને ઓછામાં પૂરું અહીંયા રણ હોય અને પેલી બાજુ પાકિસ્તાન હોય. કરશો શું એવું કહેતા. મીઠા સિવાય તમારી પાસે છે શું એવું કહેતા. મજાક ઉડાવતા. પરંતુ
ગુજરાતને માથે જ્યારે જવાબદારી આવી કે હવે આપણે આપણા પગ ઉપર ઊભા રહેવાનું છે, આ ગુજરાતના લોકોએ પાછી પાની કરી નહીં. અને આજે તમારી પાસે શું છે કહેનારાઓને, અમારી પાસે ડાયમંડ નથી ભાઈ, એકે ડાયમંડની ખાણ નથી, પણ દુનિયામાં 10માંથી 9 ડાયમંડ મારી ગુજરાતની ધરતી પરથી આગળ વધતા હોય છે. साथियों, कुछ महीने पहले मैं दाहोद में आया था. वहां की रेल फैक्ट्री में ताकतवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बन रहे हैं. आज गुजरात में बने मेट्रो कोच दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल हो, कार हो, गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां लगा रही है. गुजरात में हवाई जहाज के अलग अलग पार्ट्स बनाने और उनके एक्सपोर्ट का काम पहले से ही चल रहा था. अब बड़ौदा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाने का काम शुरू हुआ है. આપણા ગુજરાતમાં વિમાન બને એટલે આનંદ થાય કે ના થાય? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है. मैं कल 26 तारीख को हंसलपुर जा रहा हूं. वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है. आज जितने भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के बिना नहीं बन सकते. गुजरात अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा नाम करने जा रहा है. टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, गुजरात की पहचान बन चुकी है. दवाएं हो, वैक्सीन हो, ऐसे फार्मा उत्पादन के मामले में भी देश का करीब करीब 1/3 एक्सपोर्ट गुजरात से होता है. साथियों, आज भारत सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसमें गुजरात की भागीदारी सबसे अधिक है. હમણાં હું એરપોર્ટથી આવતો હતો, ભવ્ય રોડ શો કર્યો. વાહ, કમાલ કરી આપે. પણ રોડ શો તો ભવ્ય હતો, પણ લોકો ધાબા ઉપર ઉભા હોય, બાલ્કનીમાં ઉભા હોય તો સ્વાભાવિક રીતે હું એમને આદરપૂર્વક નમન કરતો હતો. પરંતુ મારી નજર ફરતી હતી ચારે બાજુ અને મેં જોયું કે લગભગ મોટા ભાગના ઘરોના ધાબામાં રૂફટોપ સોલાર પાવરના પ્લાન્ટ દેખાતા હતા. गुजरात ग्रीन एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. गुजरात देश की पेट्रोकेमिकल जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. जो हमारा प्लास्टिक उद्योग है, सिंथेटिक फाइबर है, फर्टिलाइजर है, दवाएं हैं, पेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, इनका सबसे बड़ा आधार
पेट्रोकेमिकल सेक्टर ही है। गुजरात में पुराने उद्योगों का विस्तार हो रहा है। મને યાદ છે આપણે ઘણીવાર માથે હાથ મૂકીને રડતા જ રહેતા હતા. આજથી 30 વર્ષ પહેલાના જે લોકો દિવસો યાદ કરે શેના રોદડા રોતા હતા? મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ. એ તમે રોજ એ જ ચાલતું હોય અને કોઈ પણ નેતા આવેલા એ છાપાવાળા આપણે એ જ પૂછે, બોલો મિલો બંધ થઈ ગઈ શું કરશો? રાત તો કોંગ્રેસનું હતું, પણ એક જ વિષય. આજે ગુજરાત ये ભૂંગળા ભલે બંધ થયા પણ ઠેર ઠેર એણે વિકાસના વાવટા ફરકાવી દીધા છે. नए उद्योगों की नींव रखी जा रही है और ये सारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं. इससे गुजरात के युवाओं के लिए रोजगार के लगातार अवसर बन रहे हैं. साथियों, उद्योग हो, खेती किसानी हो या फिर टूरिज्म हो, इनके लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. बीते 20-25 साल में गुजरात की कनेक्टिविटी का कायाकल्प हो चुका है. आज भी यहां रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. सर्कुलर रोड यानी सरदार पटेल रिंग रोड अब और चौड़ी हो रही है. अब ये 6 लेन की चौड़ी सड़क बन रही है. इससे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी. इसी तरह विरमगाम खुदड़ रामपुरा रोड उसको चौड़ा होने से यहां के किसानों को, उद्योगों को सुविधा मिलेगी. ये जो नए अंडरपास है, रेलवे ओवरब्रिज है, ये शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे. साथियों, एक समय था जब लाल रंग की पुरानी बसें ही चला करती थी. लाल बस क्या जसो तो लाल बस में. लेकिन आज यहां बीआरटीएस जनमार्ग और एसी इलेक्ट्रिक बसें नई सुविधाएं दे रही है. मेट्रो रेल का भी तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे अहमदाबादियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित हुई है. साथियों, गुजरात के हर शहर के आसपास एक बड़ा औद्योगिक गलियारा है. लेकिन 10 साल पहले तक पोर्ट और ऐसे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के बीच में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की कमी खलती थी. आपने 2014 में मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने गुजरात की समस्या को भी दूर करने का काम शुरू किया. 11 सालों में करीब 3000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक गुजरात में बिछाए गए हैं. गुजरात में रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है. आज भी जो रेलवे प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं, इससे किसानों, उद्योगों और श्रद्धालुओं सभी को लाभ होगा. साथियों, हमारी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों को सम्मान का जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा रामापीरनो टेकरो एयरपोर्ट તમે જતા આવતા રામાપીરનો ટેકરો. पूज्य बापू गरीब की गरिमा पर बहुत बल देते थे. आज साबरमती आश्रम के प्रवेश द्वार पर बने गरीबों के नए घर इसका एक साक्षात उदाहरण बने हैं.
गरीबों को 1500 पक्के घर मिलना यानी असंख्य नए सपनों की नींव पड़ना है। इस बार नवरात्र पर, दिवाली पर इन घरों में रहने वालों के चेहरे की खुशी और ज्यादा होगी। इसके साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बापू के साबरमती आश्रम का नवीनीकरण भी हो रहा है। हमारे दो महापुरुष सरदार साहब का भव्य स्टैच्यू हमने काम पूरा किया। मैं उसी समय साबरमती आश्रम का काम करना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार उस समय हमारे अनुकूल नहीं थी, शायद वो गांधी जी के भी अनुकूल नहीं थी, और उसके कारण मैं उस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन जब से आपने मुझे वहां भेजा है, तो जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बना है, जब साबरमती आश्रम के नवीनीकरण का काम पूरा होगा, मेरे शब्द लिख करके रखना दोस्तों, दुनिया के लिए शांति की सबसे बड़ी प्रेरणा भूमि ये हमारा साबरमती आश्रम बनने वाला है। साथियों, हमारे श्रमिक परिवारों को बेहतर जीवन मिले, ये हमारा मिशन रहा है। इसलिए कई साल पहले हमने गुजरात में झुग्गी वालों के लिए पक्की गेटेड सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठाया। बीते सालों में गुजरात में झुग्गियों की जगह मकान बनाने के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट किए गए हैं, और यह अभियान लगातार जारी है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसको पूजता है। मैंने इस बार लाल किले से कहा था, पिछड़ों को प्राथमिकता, शहरी गरीबों का जीवन आसान बनाना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। आज इस स्कीम की वजह से देश के लगभग 70 लाख रेहड़ी पटरी और ठेले वाले भाई बहनों को बैंकों से लोन मिल रही है। संभव हुआ है सब। गुजरात के भी लाखों साथियों को इसका फायदा हुआ है। साथियों, बीते 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। दुनिया के लिए भी अजूबा है इतना बड़ा आंकड़ा। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, विश्व के सभी अर्थवेत्ता आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये गरीब जब गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब वो नियो मिडिल क्लास के रूप में एक नई ताकत बनकर के उभर रखता है। आज ये नियो मिडिल क्लास और हमारा पुराना मिडिल क्लास दोनों देश की एक बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को सशक्त करना। આપણા અમદાવાદના ભાઈઓ, એમના માટે તો ખુશી ખબર જ હોય, જે દિવસે બજેટમાં 12 લાખ રૂપિયાની આવક ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ માફ કરી દીધો ને, તો વિપક્ષવાળાને સમજણ નહોતી પડી આ કેવી રીતે થાય।
અને સાથીઓ તૈયારી કરો હવે અમારી સરકાર જીએસટીમાં પણ રિફોર્મ કરી રહી છે અને આ દિવાળી પહેલા એક મોટી ભેટ સોગાદ તમારા માટે તૈયાર થઈ રહી છે और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा। इस बार की दिवाली पर व्यापारी वर्ग हो या फिर हमारे बाकी परिवारजन, सबको खुशियों का डबल बोनस मिलने वाला है। साथियों, अभी मैं पीएम सूर्यघर की बात कर रहा था। अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हम बिजली बिल जीरो कर रहे हैं। गुजरात में अभी तक इस स्कीम से करीब 6 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। इन परिवारों को सरकार की तरफ से अकेले गुजरात में ही 3,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इससे अब उनको हर महीने बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है। साथियों, अहमदाबाद शहर आज सपनों और संकल्पों का शहर बन रहा है। लेकिन एक समय था जब लोग अहमदाबाद को गर्दाबाद कहकर मजाक उड़ाते थे। चारों तरफ उड़ती धूल, मिट्टी, कूड़े कचरे के ढेर, यही शहर का दुर्भाग्य बन गया था। मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता के मामले में अहमदाबाद देश में नाम कमा रहा है। ये हर अहमदाबादी के सहयोग से संभव हो पाया है। लेकिन साथियों, ये स्वच्छता, આ સ્વચ્છતાનું અભિયાન એક દિવસનું નથી, એ પેઢી દર પેઢી રોજે રોજ કરવાનું કામ છે। સ્વચ્છતા એ સ્વભાવ બનાવીએ તો જ ધાર્યું પરિણામ મેળવી શકીએ। સાથીઓ, આપણી આ સાબરમતી નદી કેવા હાલ હતા। एक सूखा नाला हुआ करता था, सर्कस होते थे उसमें, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अहमदाबाद के लोगों ने संकल्प लिया इस स्थिति को बदलेंगे। अब यहां की साबरमती रिवर फ्रंट इस शहर का गौरव बढ़ा रहा है। साथियों, कांकरिया झील का पानी भी खरपतवार की वजह से हरा और बदबूदार रहता था। आसपास टहलना भी मुश्किल होता था और असामाजिक तत्वों के लिए पसंदीदा जगह तो हुई करती थी। वहां से कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आज ये घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है। तालाब में बोटिंग हो या किड सिटी में बच्चों के लिए मस्ती और ज्ञान का संगम, ये सब अहमदाबाद की बदलती तस्वीर है। કાંકરિયા કાર્નિવલ હવે તો અમદાવાદનું મોટું ઘરેણું બની ગયું છે। એણે અમદાવાદની નવી પહેચાન ઊભી કરી દીધી છે। साथियों, अहमदाबाद आज टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है। अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। पुराने दरवाजे हो, साबरमती आश्रम हो या यहां की धरोहरें, आज हमारे शहर पूरी दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है। अब टूरिज्म के नए और आधुनिक तौर तरीकों का भी यहां तेजी से विकास हो रहा है। અને આપણે જ્યારે ટુરિઝમની વાત કરીએ ને ત્યારે ગુજરાત તો દસાડા દફતરમાં એનું નામ જ નહોતું। ટુરિઝમની વાત આવે એટલે ગુજરાતના લોકો કહે ચાલો જરા આબુ જઈએ, અને દક્ષિણ ગુજરાતવાળા દીવ દમણ જાય। આ બે છેડે આપણી દુનિયા હતી
અને ધાર્મિક રીતે જોનારા લોકો હોય તો સોમનાથ જાય, દ્વારકા જાય કે અંબાજી જાય, 4-5 કાંઈ ન મળે. આજે ગુજરાત ટુરિઝમ માટેનું એક મહત્વનું ડેસ્ટિનેશન બની ગયું. એ કચ્છના રણમાં સફેદ રણ જોવા માટે દુનિયાને ઘેલું લાગે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાનું મન થાય. બેટ દ્વારકાનો બ્રિજ જોવા લોકો આવે, ગાડીમાં ઉતરીને પેદલ ચાલે. એકવાર નિર્ણય કરીએ ને દોસ્તો, પરિણામ આવીને રહેતું હોય છે. आज अहमदाबाद कंसर्ट इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बन रहा है. कुछ महीने पहले जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट यहां हुआ, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है. 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी के साथ अहमदाबाद का स्टेडियम भी सबके आकर्षण का केंद्र है. ये दिखाता है कि अहमदाबाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी करा सकता है और बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी तैयार है. साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था. ये त्योहारों का मौसम है. अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं. ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए. और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं. हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है. हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा. घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो. यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो. और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं. आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे. और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है. हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे. साथियों, घनी बार શરૂઆતમાં લોકોને નિરાશા જોઈ બહુ હોય. એટલે મને યાદ છે જ્યારે મેં પહેલી વાર રિવરફ્રન્ટની વાત મૂકેલી તો બધા લોકોએ મજાક માંડેલી. રિવરફ્રન્ટ થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે મેં અહીંયા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરેલી તો બધાએ મારા બાલ નોચી લીધેલા. બધા કે આ તો ચૂંટણી આવી એટલે મોદી સાહેબ લાયા છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી થયું કે ના થયું ભાઈ? દુનિયા જોઈને અચરજ પામે છે કે નથી પામતી? કચ્છનો રણોત્સવ, લોકો કે સાહેબ આ કચ્છમાં કોણ જશે, રણમાં તો કોઈ જતું હશે? આજે લાઈન લાગે છે, બુકિંગ લોકો 6-6 મહિના પહેલા બુકિંગ કરાવે છે. થયું કે ના થયું? ગુજરાતની અંદર વિમાનનું કારખાનું લાગે, કોઈએ કલ્પના કરી? મને યાદ છે જ્યારે મેં ગિફ્ટ સિટીની કલ્પના મૂકી હતી ત્યારે લગભગ બધાએ એને મજાક માની લીધી હતી.
આવું બધું ક્યાંથી હોય? આવી બધા આવા બિલ્ડિંગો ક્યાંથી હોય ને આવું બધું શું હોય અહીંયા? આજે ગિફ્ટ સિટી દેશની સૌથી મોટી ગૌરવ ગાથા લખી રહ્યું છે. અને આ બધી બાબતો હું તમને એટલા માટે યાદ કરાવું છું, તમે બારીકીથી જોશો, આ દેશના સામર્થ્યની જો તમે પૂજા કરો તો તમારા સંકલ્પને દેશવાસીઓ ક્યારે નિષ્ફળ નથી જવા દેતા. દેશવાસીઓ લોહી પાણી એક કરી દેતા હોય છે. આટલા બધા આતંકવાદી હુમલા થયા, દુશ્મનોને કંઈ નહીં થાય એવું માનતા હતા. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી એમના લોન્ચિંગ પેડ ઉડાડી દીધા. એર સ્ટ્રાઇક કરી એમના ટ્રેનિંગ સેન્ટર ઉડાડી દીધા. ઓપરેશન સિંદૂર કર્યું, એમની નાભી પર જઈને વાર કર્યો. ચંદ્રયાન, શિવ શક્તિ પોઈન્ટ, જ્યાં કોઈ નહીં ગયું ત્યાં ભારતનો તિરંગો ઝંડો પહોંચી ગયો. ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સેન્ટર પર શુભાંશુ શુક્લ જઈને આવ્યા અને હવે ગગનયાનની તૈયારી ચાલી રહી છે. આપણું પોતાનું સ્પેસ સ્ટેશન બને એ દિશામાં કામ ચાલી રહ્યું છે. સાથીઓ, એક એક ઘટનાઓ કહે છે कि अगर संकल्प लिए, संकल्प के प्रति श्रद्धा होय, समर्पण होय, तो जनता जनार्दन जे ईश्वरનું રૂપ છે એના આશીર્વાદ પણ મળતા હોય છે, એનો સાથ મળતો હોય છે. અને એ જ વિશ્વાસથી હું કહું છું, આ દેશ આત્મનિર્ભર બનીને રહેશે. આ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક વોકલ ફોર લોકલનો વાહક બનશે. આ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક સ્વદેશીના મંત્રને જીવી જાણશે. અને પછી આપણને ક્યારેય ઓશિયાળા થવાનો વારો નહીં આવે. દોસ્તો, જ્યારે કોવિડની સ્થિતિ હતી, ભૂતકાળ કહેતો કોઈ જગ્યાએ વેક્સિન બન્યું હોય તો આપણા દેશમાં આવતા 40-40 વર્ષ લાગી જતા હતા. લોકો કહેતા હતા કોવિડમાં થશે શું? અરે આ દેશે નક્કી કર્યું, વેક્સિન પોતાની બનાવી દીધી અને દેશના 140 કરોડ સુધી વેક્સિન પહોંચાડી દીધી. આ દેશનું સામર્થ્ય છે. એ સામર્થ્યના ભરોસે હું ગુજરાતના મારા સાથીઓને કહું છું કે આપે મને જે શિક્ષણ આપ્યું છે ને, આપે મારું જે ઘડતર કર્યું છે ને, આપે મારામાં જે જોમ ભર્યું છે, જે ઉર્જા ભરી છે, 2047 દેશ જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ મનાવતો હશે, આ દેશ વિકસિત ભારત બનીને રહ્યો હશે. અને એટલે સાથીઓ, વિકસિત ભારત બનાવવા માટેનો એક મહત્વનો રાજમાર્ગ સ્વદેશી છે. મહત્વનો રાજમાર્ગ આત્મનિર્ભર ભારત છે. અને જે લોકો વસ્તુઓ બનાવે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે, પ્રોડક્શન કરે છે, એમને મારી વિનંતી છે કે તમે ઉત્તરોત્તર તમે તમારી ક્વોલિટી ઓર સુધારો, એની કિંમત ઓર ઘટાડો. તમે જુઓ, હિન્દુસ્તાનનો માનવી ક્યારેય બહારથી કશું લેશે નહીં. આ ભાવ આપણે જગાડીએ અને દુનિયાની સામે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડીએ. અને વિશ્વના અનેક દેશો છે સાથીઓ કે જ્યારે સંકટો આવે ત્યારે પોતાની જાતને છાતી કાઢીને ઉભા થઈ જાય ને, પરિણામ લાવીને દેતા હોય છે. આપણે માટે અવસર આવ્યો છે.
સંકલ્પને પૂરા કરવા માટેનું સામર્થ્ય લઈને નીકળવાનું છે. અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે ગુજરાતે જેમ મને હંમેશા સાથ આપ્યો છે, દેશ પણ મને સાથ આપશે અને દેશ વિકસિત ભારત બનીને રહેશે. આપ સૌને વિકાસની અનમોલ સોગાદો માટે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ગુજરાત ખૂબ પ્રગતિ કરે, નવા નવા શિખરો સર કરે અને ગુજરાતીઓની તાકાત છે કરીને રહેશે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી સાથે પૂરી તાકાતથી બોલીએ, ભારત માતા કી, भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद.